नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं असाध्य वीणा, जो अज्ञे द्वारा रचित लंबी कविता है। आज हम इसका तीसरा भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम तो हमने इसके प्रथम भाग को और फिर बाद में द्वितीय, अब तृतीय भाग को पढ़ेंगे, जिसमें आगे लिखा है, हाँ मुझे स्मरण है। ये प्रियमंद बोल रहे हैं कि उन्हें किरटी तरु के बारे में क्या क्या बातें हैं वो याद है। बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा, बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग शावक की चिहुक। कवि कहना चाहता है, मुझे वह प्राकृतिक रमणीय घटना याद है जब आकाश में बादलों के मध्य में बिजली चमकी थी, वर्षा की बूंदें पटपट शब्द करती हुई किरीटी वृक्ष की पत्तियों पर पड़ने लगी थी। रात का समय था और महुआ का वृक्ष चुपचाप टपक रहा था। रात में वर्षा की बूंदें पड़ने से पेड़ों पर अपने घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों के बच्चे चिहुकने लगे। शिलाओं को दुलारते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरिये की अनमनी बांसुरी, कठफोड़े का ठेका, फूल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय वनों से शिलाओं पर टकराते हुए झरने बहने लगे थे। उन झरनों के तीव्र जल प्रवाह का मधुर निनाद यानी कि शब्द ध्वनि होने लगा था। पर्वतीय गांव में कोहरा छाया हुआ था और वहां से ढोलक बजने का ईश्वर आ रहा था। वहां कोई उत्सव हो रहा था और उसी कारण बज रहे ढोलक की थाप कोहरे से छन छन कर आ रही थी। गडरिये एकांत में अपनी बांसुरी बजा रहे थे, जो उनकी निराशा यानी कि उदासीनता का परिचायक थी। एक और कठफोड़ा नामक पक्षी वृक्षों पर चोंच से छेद कर रहा था, तो दूसरी ओर फुलसुंगनी नामक चिड़िया उड़ने के लिए आतुर हो रही थी। रात बीते जाने पर ओस की बूंदें टप टप करके लगातार नीचे ढुलक रही थी। वे इतनी कोमल तरल थी कि नीचे झरते झरते वे हर श्रृंगार के पुष्प की तरह आकर्षक प्रतीत हो रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि रात्रि में वर्षा के कारण प्राकृतिक परिवेश सुंदर बन गया था। फिर प्रातःकाल हो जाने पर वह और भी मनोरम बन गया था। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कूंजों का क्रेंकार, कांद लंबी टिटिभी की, पंखयुक्त शायक सी हंसबला का, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मंद पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट। इस कवि के वर्णानुसार प्रियमंद कहना लगा कि मुझे वह घटना अथवा वे प्रसंग याद है जब शरद ऋतु में जल से लबालब
तालाबों में हवा चलने से पानी की लहरें सरसर ध्वनि करती थी। कुरंज पक्षी अपनी लंबी क्रेंकार छोड़ते थे और टिटिभ भी की कर्णकटु ध्वनि सुनाई देती थी और हंसों के समान बगुलियां पंख युक्त तीरों के समान उड़ती थी। चीड़ के वनों में सुगंध से अंधे अर्थात उन्मत्त पतंगे जहाँ तहाँ टकराते रहते थे और झरनों के पानी गिरने का झरझर ईश्वर उबरता रहता था। क्या है? जल प्रपात का पलुत एक ईश्वर। पलुत माने झरता हुआ, यानी झरने के पानी के गिरने का झरझर ईश्वर उबरता रहता था। जल प्रपात का पलुत एक ईश्वर झिल्ली दादुर कोकिल जातक की झंकार पुकारों की यति में संस्कृति की साएं साएं। दादुर माने मेंढक, यति माने संगीत में विराम, और संस्कृति का मतलब होता है संसार या सृष्टि। इसी प्रकार झिल्ली, मेंढक, कोयल एवं चातक की झंकार रूपी संगीत की मधुर यति से सब और अतीव रमणीयता रहती थी और समस्त सृष्टि में साए साए का अव्यक्त शब्द गूंजता रहता था। कहने का तात्पर्य ये है कि स्मरण रूप में प्रकृति चित्रण कर प्रियवंत ने किरीटी वृक्ष की महिमा की तथा उससे आत्मीयता की वंदना की है। आगे है, हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों के काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो युद्ध माने झुंड या समूह है। गरगराहट चढ़ती बहिया की रेतीले कगार का गिरना छप छड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रियमंद अपने मन ही मन में कहने लगा कि मुझे उन प्राकृतिक घटनाओं का पूरा स्मरण है। उस समय हिमालय पर्वत के भूभागों में काले बादलों की उमड़ घुमड़ इस तरह होने लगी कि मानो वे काले काले विशाल हाथियों का झुंड हो और तीव्र ईश्वर में चिंगाड़ रहे हो। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जब पहाड़ी प्रदेश में तीव्र वर्षा के कारण जल प्रवाह वाले झरने, नदियाँ गड़गड़ाहट के साथ बहने लगते हैं और उनके वेग से रेतीले ऊंचे तट यानी कि कागार छप छड़ाप से के ईश्वर के साथ गिरने लगते हैं। भाव यह है कि जल प्रवाह की तीव्रता से नदियों के तटीय भाग टूट जाते हैं और उनका टूटकर पानी के प्रवाह में गिरने का छप छपाक शब्द सुनाई देता है। संझा की फुफकार, संझा के समय सारा प्राकृतिक वातावरण अति प्रखर और उमस वाला हो जाता है। संझा की फुफकार तप्त पेड़ों का अर्रा कर टूट गिरना, ओलों की तेज वर्षा भी होती है और उन ओलों के प्रहार किरीटी वृक्ष पर जोरदार चपत के समान पड़ता है। ओले की कर्री चपत जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी की स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फोहें धरती के घावों को सहलाते चुपचाप
कहते हैं कि दिन में भी मध्यम धूप के प्रकाश में पाले से ऐंठी हुई मिट्टी धीरे धीरे तपने लगती है और उससे पिघला हुआ पाला रिसने लगता था। तब बर्फ़ और पाले के छोटे छोटे फोहे धरती पर चुपचाप गिरने लग जाते थे, अर्थात बर्फ़ गिरने लगती थी जिसके गिरने का मंद स्वर सुनाई देता था। कभी कभी पर्वतीय घाटियों में चट्टानों के खिसकने और टूटने का शब्द भी गूंजता रहता था। उससे होने वाले भयंकर शब्द की प्रतिध्वनि गंभीर रूप से सारे पर्वतीय भाग को कंपाती रहती थी। कहते हैं घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंदर गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नियर, यानी वह प्रतिध्वनि धीरे धीरे इस तरह शांत हो जाती जैसे सांस धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो रही हो। भाव यह है कि समय परिवर्तन के साथ हिमालय पर्वत के प्राकृतिक परिवेश में अनेक घटनाएं अपने आप घटित होती रहती थी तथा किरीटी तरु उन प्राकृतिक घटनाओं का साक्षी बना रहता था। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर प्रियमंद अपने मन ही मन में कहने लगे कि मुझे अतीत की समस्त प्राकृतिक घटनाओं का स्मरण है। हिमालय की हरी भरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट में और ताल पर बंधे हुए वन पशुओं की अनेक तरह की व्याकुल एवं भूख प्यास से व्याकुल एवं तृप्त आवाज़ें निकलती रहती थी। ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन, घुर घुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट, वे आवाज़ें गर्जना, घुर घुर, चीख, भूख, हुक्का एवं चिचियाहट रूप में अर्थात अलग अलग तरह के पशुओं के रंभाने या हुकारने के ईश्वर उभरती रहती थी। दूसरी ओर कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, दूसरी ओर तालाब में कमल कमलिनी के पत्तों पर चोर पैर वाले यानी जिनके पैर अदृश्य रहते हैं जल पक्षियों अर्थात मछली आदि जीवों की तेजी से दौड़ने की ध्वनि सुनाई देती थी। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की और इसी प्रकार मेंढकों की आश्चर्यचकित कर देने वाली छलांगों की थाप तथा पंथी के घोड़े की टाप अधीर, राहगीर के घोड़े के पैरों की परखड़ टाप और जंगली भैंसों के चलने फिरने से होने वाली भारी खुरों की आवाज़ भी सुनने में आती थी। ए चंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की मुझे स्मरण है। उझक क्षितिज से प्रियवंत कहता है कि मुझे यह भी स्मरण आ रहा है कि उस समय प्रातःकाल क्षितिज से भोर की पहली किरण झांकने लगती थी। मुझे स्मरण है उजक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब ताकती है ओस बूंद को तो ओस की बूंदें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन और दोपहरी में जब घास फूस
अनदेखे खिल जाते हैं। मोममाखियाँ असंख्य झूमती रहती है। गुंजार उस लंबे बिल में क्षण का तंद्रालस ठहराव। कवि कहना चाहता है कि उस समय क्षण सहसा थोड़ी सी सिरहन भी होती थी, और जब दोपहर का समय और जब दोपहरी में जब दोपहर का समय होता था तो वहाँ पर घास फूस पर अनदेखे पुष्प खिल जाते थे। घास फूस अनदेखे खिल जाते थे, क्या? पुष्प। तब वहाँ असंख्य मक्खियाँ झूमने एवं गुंजार करने लगती थी। मोमाखियाँ असंख्य झूमती करती, गुंजार यानी कि वहाँ पर असंख्य मक्खियाँ हैं, वो गुंजार और झूमने लगती थी। लंबे बिलों में तंद्रा के कारण कुछ अलसाए हुए जीवों का संसरण होने लगता था। कहते हैं कि उस लंबे बिल में जो अलसाए हुए जीव रहते थे उनमें भी क्या है, क्षण का तंद्रालस ठहराव, यानी उसमें भी संचरण होने लगता था। अर्थात पर्वतीय तलहटी का सारा प्राकृतिक वातावरण परिवेश याद है तथा उसी परिवेश में किरीटी तरु स्थिरत्व भाव से खड़ा रहता है। और सांझ को जब तारों की तरल कंपी स्पर्शहीन झरती है, कवि कहता है कि मुझे उस पर्वतीय प्रदेश के संध्या काल का दृश्य याद है। वहाँ पर संध्या होने पर तारों की तरल चमचमाहट होने लगती है, उसके स्पर्शहीन चमक फैलने लगती है, मानो नभ में तरल नैन ठिठकी। तब ऐसा लगता है कि मानो आकाश अपने चंचल चमकदार नेत्रों से देख रहा है। निसंख्य सैवत्सा, निसंख्या माने असंख्य, सैवत्सा माने बच्चों वाली युवती माताओं के आशीर्वाद उस संधि निमिष की पुलकन लिए मान। वहाँ पर असंख्य बच्चों वाली जवान माताओं के आशीर्वाद फलित हो रहे हैं, जो दिन रात के मध्य के क्षण की पुलकन में लीन रहते हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। कहने लगा है कि मुझे स्मरण है, वहाँ का प्रत्येक दृश्य मुझे स्तब्ध, आश्चर्य मगन एवं स्तंभित करता है। मैं वहाँ पर हर ईश्वर का कंपन सुनता हूँ मैं, पर हर ईश्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक, जो कि मुझे अंदर ही अंदर शोकता रहता है। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ और उससे मैं शब्दायमान वायु के समान उड़ने लग जाता हूँ, अर्थात मधुर कल्पनाओं में उड़ने लगता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं ही मुझसे परे शब्द से लिए मान। मुझे स्मरण है कि उस प्राकृतिक परिवेश की सुरम्यता में मैं ही स्वयं को भूल जाता हूँ, अपने आप में खो जाता हूँ, परंतु मैं स्वयं से कहे गए शब्दों को सुनता हुआ उन्हीं में लीन हो जाता हूँ। भाव यह है कि वहाँ पर आत्मिक प्रसन्नता एवं शांति का जो अवसर मिलता है वह सब मुझे याद है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने असाध्य वीणा का तीसरा भाग की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो पूरी की है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसे पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे और आने वाली विश्वविद्यालय परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए ये व्याख्या महत्वपूर्ण साबित होगी।